नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सपा ने चुनाव को लेकर कई यहाँ पर जो दल हैं उनके साथ गठबंधन किया था। उनमें से जो एक दल है वो है आरएलडी। हालांकि जो गठबंधन रहा इनका समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने से ये गठबंधन काफ़ी दूर रहा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि शायद जनता तक वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, लेकिन बावजूद इसके आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश के साथ ही इसको लड़ने वाले हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हमारे साथ जयंत चौधरी सबसे पहले बात कर रहे हैं एनडीटीवी से चुनाव के बाद। जयंत जी, क्या हुआ? बड़ा गर्मा गर्मी वाला कैंपेन था। योगी जी कह रहे थे कि लोगों को गर्मी चढ़ गई है, आप बोल गर्मी उतारेंगे। आपने बोला नहीं, यहाँ के लोग का खून गर्म होता है, वैसे भी होता है, भर्ती निकालेंगे। बड़ा गर्मा गर्मी हुई, बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए आप लोग। जिस मकसद को हम पूरा करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, उसमें हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन वहीं हम बात करें तो जिस क्षेत्र में योगी जी ने बात कही थी कि जिस क्षेत्र के लिए गर्मी निकाल दूंगा, उस क्षेत्र के परिणाम आप देखेंगे तो यस, किसान आंदोलन का भी प्रभाव हुआ और जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया कैराना और मुजफ्फरनगर को, उसका भी जवाब जनता ने दिया है। भले ही 2-3 सीटों की आप बात करें जहां पर आपने अच्छा किया, उन सीटों के बारे में बताइए जयंत जी जहां पर अच्छा नहीं कर। हम विश्लेषण कर रहे हैं। मैंने एक 3 मेंबर की समिति बनाई है जो हर जिले में जाएगी, कैंडिडेट से अलग बात करेगी, संगठन से अलग बात करेगी, हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे या जो उनके संगठन के लोग हैं उनसे अलग बात करेगी, राय लेगी और अपने सुझाव देगी आगे के लिए, क्योंकि वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। बट आप ठीक कह रहे हैं कि एक गहरे तौर पर हमें सोचने की का एक बहुत बड़ा एक विषय हमारे सामने आ चुका है। वो भी एक फैक्टर है। और इतने जब लंबा चुनाव खिंच जाता है तो बीजेपी के पास वो मशीनरी है, वो प्रोपेगेंडा को करने की, फैलाने की, वो उनके पास व्यवस्थाएं हैं, वो संसाधन हैं और उन संसाधनों का वो प्रयोग करते हैं। कि अभी चुनाव साथ लड़े हैं और अगले लोकसभा चुनाव के पहले भी हम लोग बैठेंगे। अभी से हम तय करेंगे कि कैसे लड़ा जाए और वो समीकरण जो आज हम नहीं बना पाए सामाजिक, उसे बनाएंगे। 80 बनाम 20 हुआ योगी जी ने कहा। नहीं, अल्टीमेटली तो आप देखिए उनका मत परसेंट, उनकी जो संख्या घट गई हाउस में, तो 80-20 कहाँ उनको मिला। और अगर आज सरकार पक्षपात करेगी, जिसे वो 20 मानते हैं, उस 20 के साथ अगर वो पक्षपात सरकार करेगी, भले बहुमत उनके पास है, हम लोग उनका डट के साथ देंगे। जयंत जी से बात बड़ी जबरदस्त रहती है, जब रहती है बहुत ईमानदार जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई, अपने मुद्दे नहीं समझा पाए, और ये बात मान रहे हैं कि जमीन पर 80 बनाम 20 नहीं होगा। चीजें, मुद्दे लोगों को नहीं समझा पाए। अब विपक्ष में है, कह रहे हैं मुद्दे उठाएंगे, लड़ेंगे। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि वो जयंत चौधरी, अखिलेश यादव साथ में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर अपना दल के पल्लवी पटेल एक जायंट किलर के तौर पर उभरी हैं। इस जीत पर उनका क्या कहना है? उनसे बात की हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी से हैं और केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने हराया जो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वो फैक्टर था जिससे आप इतनी बड़ी विक्ट्री ले पाए? आप पहली बार आपने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया और पहली बार इतनी बड़ी शख्सियत को आपने हराया। आपके लिए किन फैक्टर्स ने काम किया धरातल पे? देखिए, जिस दिन से मैं सिराथू गई, मैंने ये महसूस किया कि वहाँ के जनता के दिल दिमाग पे एक डर, एक भय व्याप्त है। और वो डर जो था, जो निराशा थी, वो कहीं ना कहीं केशव जी के परिवार की वजह से थी। और मेरा ये मानना है कि शायद ये सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हार की। और इस हार को उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के परिवार की वजह से जनता में वो डर और वो निराशा व्याप्त हो जाए, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर यही था। एज अ पॉलिटिशियन, एज समबडी जो ग्राउंड पे थी, कुछ तो आपने देखा ही होगा, कोई 1-2 चीज़ें जो आप बता पाएं। देखिए, हम लोगों ने जब ये चुनाव की शुरुआत की तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम मास पुलर रहे। लोग हमको सुनने आते थे, हमको बहुत जोश मिला है लोगों से और अटेंशन भी मिला है। लेकिन हाँ, अगर हम सरकार नहीं बना पाए हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई कमियां तो हम में ज़रूर रह गई हैं। और उन कमियों को एनालाइज करके ही उस पर सीरियस एक्शंस मंथन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। अनुप्रिया पटेल जो आपकी बहन है, उनकी राजनीति बीजेपी की तरफ है और उन्होंने आपके खिलाफ कैंपेन भी किया। और क्या पॉलिटिकली आपकी फैमिली में कोई रिप्रोचमेंट या कोई अब रिकन्सिलिएशन आपको पॉसिबल लगता है? और उनके कैंपेन जो आपके खिलाफ था उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, वो मेरे कैंपेन में, मेरे लिए कैंपेन, मेरे खिलाफ कैंपेन करने आई और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दबाव था, लेकिन वो आई, वो भी मेरे लिए काम कर गया। उनकी भावनाएं तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए मैं उनको ज़रूर धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच। पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव मौर्य को हराया, उनका ये कहना है कि 5 साल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना चाहती हैं और पॉलिटिकली भी आगे समाजवादी पार्टी के साथ ही रह के अपनी राजनीति करना चाहती हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लीडअप में। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने अगले ही दिन करप्शन को लेकर एक अहम ऐलान किया है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करने का उन्होंने ऐलान किया है और दावा किया है कि हफ्ता वसूली अब पंजाब में नहीं होगी। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 23 मार्च को भगत सिंह की शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार की सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ कोई थोड़े तो रिश्वत मंगता है तो इनकार ना करो, मना नहीं करना। यदि वीडियो या आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दिओ। मैं तुहानू गारंटी दिना कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वो इहदी पड़ताल करूगा। और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी। और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे, वो उनका पर्सनल WhatsApp नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान को बधाई दी है पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनने पर। उन्होंने ट्वीट करके ये बधाई दी। क्या उन्होंने ट्वीट किया, आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया में सबसे खुशहाल व्यक्ति वो होता है जिसे कोई उम्मीद नहीं करता। भगवंत मान पंजाब में एंटी माफिया राज के सिंबल हैं और उन पर उम्मीदों का पहाड़ टिका है। उम्मीद है कि वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे और जनता के हितों वाली राजनीति करके पंजाब को तरक्की के रास्ते पर वापस लेकर आएंगे। हमेशा शुभकामनाएं। और पंजाब विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट सत्र शुरू हुआ है। इसी के साथ सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के लिए सीनियर विधायक डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। आगे 3 दिनों की छुट्टी होगी, इसलिए माना जा रहा है कि 21 मार्च को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। और इस बार जो विधानसभा है वो थोड़ी अलग दिख रही है क्योंकि हारने की वजह से कई बड़े चेहरे विधानसभा से गायब हैं। और हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाराज जो मुस्लिम संगठन, उन्होंने किस तरह से बंद का आह्वान किया, इसका असर किस तरह से दिखा, आपको दिखाएंगे तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट। ब्रेक के बाद देखते रहिए देश प्रदेश। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां मुस्लिम समुदाय के जो ज़्यादातर दुकानें हैं वो बंद ही नजर आई क्योंकि उन्होंने बंद का आह्वान किया था आज हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। हिजाब विवाद पर जो हाईकोर्ट का फैसला है कि स्कूल में हिजाब पर पाबंदी बनी रहेगी, उससे ये नाराज़ हैं और इन्हें समर्थन हासिल हुआ है दलित संघर्ष समिति का। बेंगलुरु के संवेदनशील टैनरी रोड इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसी इलाके में 2020 में दंगा भड़का था और पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की जान गई थी।
यहाँ बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। कुछ इसी तरह शिवाजी नगर और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मुसलमानों ने अपनी दुकान बंद रखी। जो बंद है, नुकसान की बात तो दूसरी बात, सबसे पहले दिलों पे नुकसान हो रहा है। दिल जो टूटता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये जो अपना कोर्ट का जो फैसला आया सर, उसकी हम नाराज़गी जता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कोर्ट का फैसला गलत था, उसको मानेंगे, लेकिन नाराज़गी इसलिए जता रहे हैं कि प्रॉपर फैसला हक में नहीं आया। और नुकसान की नापरवाह करते हुए हम लोग आज पूरा बंद हैं, पीस बंद रखे हैं हम। ये जो बंद जो कॉल करके हैं, हमारे अमीर शरीयत की तरफ से कॉल करके हैं सर। हमारे अमीर शरीयत जैसे मोदी जी ये करे, वैसा हमारे बड़े हैं अमीर शरीयत, उनकी तरफ से कॉल होके है, तो हमें बंद करके हैं सर। वहीं देवनहल्ली में कुछ छात्राओं ने प्रिपरेटरी एग्जाम नहीं दिया क्योंकि बगैर हिजाब के वो इम्तिहान देने को तैयार नहीं थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही प्रिपरेटरी एग्जाम कई छात्राओं ने छोड़ा है। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा। शुक्रवार को ही होली भी है और शब बारात भी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं। हिजाब का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादा चौपाटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। इसके बाद मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लेकर आ रहे हैं हॉट टॉपिक। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।